गुड इवनिंग। बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक आप सभी को स्वागत करता हूं। और आज 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पे आप सभी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं इस चैनल के माध्यम से। और आज 17 सितंबर के जो भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है उसको हम लोग देखेंगे, जो हमारे परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो। और इससे पहले भी हम ऐसे ही प्रश्नों को देख रहे हैं जो हमारे परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो। तो आप सभी पीछे वाला भी वीडियो देखते रहें और आने वाला जो भी करेंट का सीरीज है उसको भी आप फॉलो करते रहें, तो आपकी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसके लिए आप सभी देखते रहें। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स का भी वीडियो देखते रहें और इसके साथ आप सभी इस चैनल को, इस क्लास को शेयर करते रहें। और इसी के साथ आइए आज के महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग देखते हैं, क्या क्या हमारे परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। न कि आज आप लोग जो है वो सिर्फ लड्डू खाने में लगे रहें, पढ़ाई भी जरूरी है। लड्डू के साथ आप पढ़ाई भी करें, तभी जाकर मज़ा आएगा। तो आप कहीं सेलेक्ट होइए, उसके बाद जो है वो सभी पर्व को एंजॉय करते रहिए ढंग से। लेकिन पहले सेलेक्ट होइए, कहीं पे जाकर जो है वो आपका सिलेक्शन हो, तभी आप अच्छे से पर्व को एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। तो थोड़ा सा पर्व का भी जो है वो आप एंजॉय करें और इसके साथ अपना पढ़ाई में भी एंजॉय करते रहें और मेहनत करते रहें। तो दोनों साथ साथ होना चाहिए। और इसी के साथ आइए आज के महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग देखते हैं, क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि 2 रक्षा कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया गया। कल अभी हाल ही में आप लोग न्यूज देखे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2 रक्षा कार्यालय का उद्घाटन किया गया। तो किसने किया? तो पीएम मोदी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, पीएम मोदी के द्वारा आपका 2 रक्षा परिसर कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। पुराने वाला रक्षा परिसर जो था वो काफी दिनों 100 साल से ऊपर का हो गया था, जिससे काफी जर्जर स्थिति में था, जिसके वजह से न्यू रक्षा परिसर का उद्घाटन किया गया। अब ये महत्वपूर्ण है कि ये रक्षा परिसर जो बना ये कहाँ पे बनी है। तो ध्यान रखिएगा कि दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में। ध्यान रखिएगा, अफ्रीका एवेन्यू काफी महत्वपूर्ण है। अगर दे दे कि अफ्रीका एवेन्यू कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग पे। तो इस तरह से आपका 2 रक्षा परिसर कार्यालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिल्ली में किया गया, तो अफ्रीका एवेन्यू में भी किया गया है। ध्यान रखिएगा, तो एक कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में किया गया है। कह रहा है कि सेंट्रल विस्टा की वेबसाइट भी लॉन्च किया गया, यानी कि इसी अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सेंट्रल विस्टा को लॉन्च किया गया है, जिसके तहत इसी के तहत आपका रक्षा परिसर जो है वो स्थापित हुआ है। चाहे न्यू संसद भवन जो बन रहा है वो सेंट्रल विस्टा के माध्यम से ही बन रहा है, जिसको टाटा कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, अभी ये प्रश्न भी कोई परीक्षा में पूछा गया है कि नई संसद भवन किस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है, तो टाटा कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और ये सेंट्रल विस्टा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से ये पूरा किया गया और पूरा जो है वो नई संसद भवन किया जा रहा है इसी के माध्यम से। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों प्रश्न आप लोग। अगला प्रश्न है कि 1 ग्राम पंचायत 1 डीजी पे सखी का शुभारंभ। 1 ग्राम पंचायत 1 डीजी पे सखी का शुभारंभ आपका जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर 2019 में जम्मू कश्मीर को विभाजित करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, एक लद्दाख तो दूसरा जम्मू कश्मीर। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कि 1 ग्राम पंचायत आपका 1 डीजी पे सखी का शुभारंभ जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया। ये है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। इसमें कुछ महिलाओं के द्वारा घर घर जाकर लोगों को वित्तीय समावेशन के बारे में जानकारी देना, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना, इस तरह से को जोड़ देने के लिए ये लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो मनोज सिन्हा के द्वारा। मनोज सिन्हा अभी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, तो उन्हीं के द्वारा ये शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। काफी तहलका मचा क्रिकेट में। कल ही हम लोग क्रिकेट से बहुत सारे प्रश्न देखे थे, लेकिन कल ही शाम में एक ट्वीट आया विराट कोहली की तरफ से। उन्होंने कहा कि T20 वर्ल्ड कप के बाद मैं T20
के कप्तानी से संन्यास लूंगा। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि विराट कोहली ने ये घोषणा किया है कि आपका T20 कप्तानी छोड़ेंगे T20 वर्ल्ड कप के बाद। अभी आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप में मार्गदर्शक किसे नियुक्त किया गया भारतीय टीम का, तो महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि SCO शंघाई सहयोग संगठन के शांतिपूर्ण मिशन 2021 की मेजबानी कौन किया? शांतिपूर्ण मिशन 2021 की मेजबानी रूस के द्वारा किया गया और ये 6वां संस्करण था, ध्यान रखिएगा। यानी कि SCO के शांतिपूर्ण मिशन 2021 जो मेजबानी रूस कर रहा है, ये 6वां संस्करण है और इसमें भारत दूसरी बार भाग ले रहा है। ध्यान रखिएगा, भारत दूसरी बार भाग ले रहा है। क्यों? क्योंकि भारत और पाकिस्तान पहले शामिल नहीं था, ये 2017 में SCO का सदस्य बना था। ध्यान रखिएगा, यानी कि भारत कब SCO का सदस्य बना? तो 2017 में, यानी कि भारत और पाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन का न्यू सदस्य है। टोटल इसमें 8 देश है। ध्यान रखिएगा, SCO में टोटल 8 देश है। इसमें है पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, रसिया है और तुर्किस्तान है, कजाकिस्तान है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये टोटल आपका 8 देश है। पाकिस्तान, इंडिया, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रसिया और कजाकिस्तान। तो इस तरह से टोटल 8 देश है और इसमें 2 नए देश है, भारत और पाकिस्तान, जो 2017 में इसमें शामिल हुए शंघाई सहयोग संगठन में, और इस बार इसका मेजबानी रूस कर रहा है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 17 सितंबर को पीएम मोदी की 71वीं बर्थडे है। ध्यान रखिएगा, 71वीं जन्म दिवस जो है वो मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का आज 17 सितंबर को। और इस दिन खासकर बीजेपी के द्वारा 20 दिन का सेवा और समर्पण अभियान चलाया गया। ध्यान रखिएगा, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर बीजेपी के द्वारा सेवा और समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। तो सेवा और समर्पण अभियान कितने दिनों का चलाया जा रहा है? तो 20 दिनों का सेवा और समर्पण अभियान चलाया जा रहा है और ये 7 अक्टूबर तक चलेगा। 7 अक्टूबर तक चलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का 7 अक्टूबर 2021 को 20 वर्ष पूरा होगा गुजरात के मुख्यमंत्री बने हुए। क्योंकि पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री वो 7 अक्टूबर 2001 को बने थे, उसी दिन शपथ लिए थे। तो 2 दशक हुआ और 2 दशक से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सेवा और समर्पण के नियति से आगे बढ़ रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में बीजेपी के द्वारा सेवा और समर्पण कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, जो 20 दिवसीय होगा। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक होगा। 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी का जो है वो 20 वर्ष पूरा होगा सेवा, लोगों की सेवा के प्रति। तो इसी के लेकर ऐसा बीजेपी के द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये 7 अक्टूबर तक चलेगा सेवा और समर्पण अभियान। किस उपलक्ष्य में? तो 71वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पे। कितने दिन का कार्यक्रम होगा? तो 20 दिन का होगा। इसमें 2 करोड़, इसी के उपलक्ष्य में मोदी जी के 71वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया। यानी कि 17 सितंबर को 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा, ये भी लक्ष्य रखा गया है। यूथ कांग्रेस ने अपना एक अलग घोषणा किया है कि 17 सितंबर को बेरोजगारी दिवस मनाएंगे। तो विपक्षों के द्वारा भी जो है वो अपना कुछ लक्ष्य रखा गया कि 17 सितंबर को हम बेरोजगारी दिवस मनाएंगे। तो इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का जन्म दिवस यानी कि 71वें जन्म दिवस काफी यादगार होगा। कुछ लोग बेरोजगारी दिवस मनाएंगे तो कुछ लोग सेवा और समर्पण दिवस मनाएंगे। तो इस तरह से जो है वो देखिए कि विख्यात होने पे जो है वो आपका जो
विरोधी हैं वो भी समझिए कि आपके सम्मान में कुछ आयोजन करते हैं, और जो पक्ष में है वो भी आपके सम्मान में कुछ आयोजन करते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं बार बार कि आप विख्यात बने, ना कि कुख्यात बने। तो विख्यात बनिएगा तो समझिए कि विरोधी भी हैं वो आपको याद करेंगे, चाहे किसी भी रूप में हो, या पक्ष वाले हैं तो वो तो याद करेंगे ही, लेकिन विरोधी भी किसी न किसी रूप में आपको याद करेंगे। इसलिए आपका विख्यात होना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखेंगे कि इसी में है कि इनका जन्म कब हुआ था। पीएम मोदी का जन्म आपका 17 सितंबर 1950 को गुजरात में हुआ था। गुजरात के पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे, तो अभी हम बताया कि गुजरात के पहली बार मुख्यमंत्री 7 अक्टूबर 2001 को बने थे। गुजरात के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है आपका पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ध्यान रखिएगा, कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यानी कि भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किसके द्वारा किया गया, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया, ध्यान रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या है, तो स्वच्छ ऊर्जा एवं ग्रीन ऊर्जा, यानी कि स्वच्छ ऊर्जा और ग्रीन ऊर्जा के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी कि आईसीएओ अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमानन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष कौन बना, तो इसका शेफाली जुनेजा, ध्यान रखिएगा, शेफाली जुनेजा आईसीएओ समिति की अध्यक्ष बनी है, ध्यान रखिएगा। और महत्वपूर्ण है कि भारत को 12 साल के बाद ये पद संभालने की जिम्मेवारी मिली है। यानी कि शेफाली जुनेजा आपका भारतीय हैं जो आईसीएओ अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के सुरक्षा समिति के अध्यक्ष बने, और इसमें भारत को 12 साल के बाद ये अंतरराष्ट्रीय संगठन में जिम्मेवारी मिली है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पहले आईसीएओ में भारत की प्रतिनिधि थी, यानी कि भारत में पहले से प्रतिनिधि थी भारत की तरफ से आईसीएओ में, ध्यान रखिएगा। और इस बार समिति का अध्यक्ष शेफाली जुनेजा को बना दिया गया है। और अगर देखा जाए तो इसका स्थापना 1944 में हुआ था। आईसीएओ का मुख्यालय अगर देखा जाए तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है, मॉन्ट्रियल कनाडा, यानी कि मॉन्ट्रियल कनाडा में आईसीएओ का मुख्यालय। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 1944 में इसकी स्थापना हुआ और इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में। बहुत बार रेलवे के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया, एनटीपीसी पीटी में इस बार जो है वो 4-5 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा कि इसकी स्थापना 1944 और मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है, और इसका अध्यक्ष शेफाली जुनेजा को इस बार में किया गया, जो कि भारतीय हैं। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि व्यापार और विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार, व्यापार और विकास रिपोर्ट यानी कि अंकटाड, इसी को अंकटाड बोला जाता है, UNCTAD, अंकटाड के अनुसार 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.2% की वृद्धि दर से बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा, 7.2% की वृद्धि दर से बढ़ेगी। और अगर देखा जाए तो UNCTAD अंकटाड की स्थापना 1964 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय जेनेवा में है, जेनेवा आपका स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड, ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड में जेनेवा है। और यहीं पे आपका अंकटाड का मुख्यालय है। अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई और इसने इस भारत का जो है वो वृद्धि दर 7.2 निर्धारित किया है, जो कि विश्व में दूसरे स्थान पर है। अगर पहला में वृद्धि देखा जाए तो चीन को इसने रखा है और दूसरे पे भारत को रखा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण कि शून्य अभियान शुरू किया गया है।
शून्य अभियान बहुत फेमस प्रश्न है, ये आने वाला परीक्षा में पूछना ही पूछना है, ये प्रश्न ध्यान रखिएगा। शून्य अभियान की शुरुआत आपका नीति आयोग के द्वारा किया गया, नीति आयोग के द्वारा किया गया। आप नीति आयोग के बारे में जानते होंगे कि नीति आयोग योजना आयोग का ही रूप है। आप जानते होंगे कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। लेकिन 2015 में जब मोदी सरकार आई तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। इस तरह से अब योजना आयोग को समाप्त किया गया और नीति आयोग का गठन किया गया। तो योजना आयोग का ही नाम नीति आयोग हुआ और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रधानमंत्री मोदी थे और इसी तरह से उसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं, अभी नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत हैं, जबकि अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ध्यान रखेंगे आप। तो इस तरह से प्रथम अध्यक्ष नीति आयोग के प्रधानमंत्री मोदी ही हैं और अभी वर्तमान में भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी ही हैं, लेकिन अभी उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और सीईओ अमिताभ कांत हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये नीति आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई या गठन कब हुई, तो 1 जनवरी 2015 को ही हुई और ये योजना आयोग का ही स्थान लिया है। योजना आयोग को खत्म करके ही नीति आयोग का गठन किया गया है, ध्यान रखिएगा आप। तो इसी तरह से शून्य अभियान शुरू किया गया है नीति आयोग के द्वारा और ये रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और आरएमआई इंडिया के सहयोग से किया है, ध्यान रखिएगा। यानी कि नीति आयोग ने रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और आरएमआई इंडिया के सहयोग से शून्य अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है, तो प्रदूषण रहित डिलीवरी व्हीकल्स को बढ़ावा देना। आप देखते हैं कि कोई भी डिलीवरी आता है तो उसमें जो है वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल का प्रयोग किया जाए, जिससे प्रदूषण रहित रहेगा। प्रदूषण को समाप्त करने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए इस पहल की शुरुआत नीति आयोग के द्वारा रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और आरएमआई इंडिया के सहयोग से किया गया है, जो कि शून्य अभियान है, ध्यान रखिएगा। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उद्देश्य भी ध्यान रखिएगा कि प्रदूषण रहित डिलीवरी व्हीकल को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन, वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये है अपना बिहार, नालंदा बिहार, ध्यान रखिएगा। नालंदा बिहार में जो है वो वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और भारत में ये पहली बार किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन नालंदा बिहार में किया जा रहा है, ये भारत में पहली बार आयोजन किया जा रहा है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। तो वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ, तो नालंदा बिहार में। तो और ये भारत में पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना के प्रमुखों के सम्मेलन, भारतीय सेना के प्रमुखों के सम्मेलन आपका नई दिल्ली में संपन्न हुआ, नई दिल्ली में संपन्न हुआ। भारतीय सेना के प्रमुख, जो भी सेना प्रमुख हैं, उनका सम्मेलन नई दिल्ली में, और ये 8वां संस्करण है, ध्यान रखिएगा। 8वां संस्करण था भारतीय सेना का प्रमुखों का सम्मेलन और इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता आपका 2020 में ऑक्सफोर्ड वर्ड में, हिंदी वर्ड में जो है आत्मनिर्भरता को शामिल किया था, बहुत महत्वपूर्ण है ये। नेपाल इसमें भाग लिया है, ध्यान रखिएगा। भारतीय सेना प्रमुख के सम्मेलन में नेपाल को स्पेशल रूप से आमंत्रित किया गया था, तो नेपाल भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया है कुशीनगर हवाई अड्डा को। कुशीनगर हवाई अड्डा कहाँ पर है, कुशीनगर, कुशीनगर हवाई अड्डा आपका उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। कुशीनगर हवाई अड्डा, कुशीनगर काफी प्रसिद्ध रहा है भारतीय इतिहास में। आपको पता होगा कि कुशीनगर में
महात्मा बुद्ध की निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान है कुशीनगर। तो कुशीनगर में ही आपका कुशीनगर हवाई अड्डा पर सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया। इसके तहत जो भी बौद्ध यात्री है उनके आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी इसके तहत। तो इसलिए कुशीनगर बौद्ध धर्म से संबंधित काफी महत्वपूर्ण स्थान है। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण यहीं पर हुआ था और बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण मृत्यु को कहा जाता है, जबकि महाभिनिष्क्रमण जो होता है वो आपका गृह त्याग से होता है। जब भगवान बुद्ध गृह त्याग किए थे तो वो आपका महाभिनिष्क्रमण कहलाया था, जबकि महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो वो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। कुशीनगर में ही शक्तिपाल के दरबार में इनका मृत्यु हुआ था, तो काफी महत्वपूर्ण है। जबकि ये महावीर का मृत्यु देखा जाए तो आपका ये पामापुरी में हुआ था। तो मल्ल, आप सोष्ट महाजनपद पढ़िएगा इतिहास में, तो सोष्ट महाजनपद में मल्ल राज की 2 राजधानी थी, एक की राजधानी कुशीनगर थी, एक की राजधानी पामापुरी थी। तो मल्ल राज्य के कुशीनगर राजधानी था, वहां पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुआ। मल्ल की राजधानी पामापुरी में भगवान महावीर की मृत्यु हुआ था, स्वामी महावीर की मृत्यु हुआ। तो इस तरह से मल्ल काफी फेमस है और मल्ल का ही एक राजधानी कुशीनगर है, जहां पर के हवाई अड्डा पे सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए करेंट के साथ आपका जीएस का भी बहुत कॉन्सेप्ट मिलता है, इसलिए आप जो है ये वीडियो को देखते रहें, क्योंकि सिर्फ करेंट ही हम नहीं देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न आपका जीएस भी आता है और यहाँ से आपका क्लियर होगा। इसलिए आप इसको देखें और देखने के साथ इस वीडियो को आप शेयर भी करें, जितना हो आप शेयर करते रहें। अगला प्रश्न देखते हैं कि आईओसी ने यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक समिति ने शीतकालीन बीजिंग ओलंपिक से शीतकालीन 2022 में शीतकालीन बीजिंग ओलंपिक, चीन में बीजिंग में आपका शीतकालीन ओलंपिक होने वाला है, उसमें आपका महत्वपूर्ण है तो उत्तर कोरिया को बाहर कर दिया। उत्तर कोरिया, ध्यान रखिएगा, उत्तर कोरिया को बाहर किया है शीतकालीन ओलंपिक में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अभी टोक्यो ओलंपिक हम लोग देख रहे थे, 32वां ओलंपिक हुआ, जबकि 16वां पैरा ओलंपिक हुआ था। तो उसी में आपका जो है कुछ के वजह से उत्तर कोरिया को बाहर किया गया शीतकालीन ओलंपिक में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है कि एशियन ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। एशियन ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष राजा रणधीर सिंह को नियुक्त किया गया है। राजा रणधीर सिंह को एशियन ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस तरह से आज के महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों ने देखा। इसके तहत आप सभी इसको देखें और नोट्स बनाएं और इसको जितना हो आप सभी शेयर करें और पीछे भी जो वीडियो गया है उसको आप देखते रहें, रिपीट करते रहें, ताकि पीछे से भी आपका परीक्षा में प्रश्न है तो वो ना छूटे। तो इसलिए आप आगे भी देखें, पीछे भी देखें और देखते रहें। जब भी समय मिले तो आप जो है वो समय वेस्ट ना करें, वीडियो देखें, इससे आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट बनेगा, आपका सब क्लियर होगा। तो आप देखें, सिर्फ इतना ही आपको करना है, देखिए, देखने से बहुत कुछ क्लियर होता है और देखने के साथ साथ आप सभी इसको शेयर करें। आज यहीं तक, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।